अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। चले पिछले कुछ ड्रामों की बात करते हैं। एक कमेंट यूट्यूब पे मुझे अक्सर नज़र आता है, जो पहले मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि शायद पंजाब साइड का कहीं का होगा। वो कमेंट ये होता है कि कौन कौन ये ड्रामा ब्लैंकेट में बैठ के देख रहा है। तो मैं यही सोचती थी कि जहाँ बहुत सर्दी होती है, पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ बहुत सर्दी होती है, वहाँ वाकई लोग ब्लैंकेट में बैठ के देख रहे होंगे। हम कराची में होता है अक्सर हम पंखा खोल देते हैं, बट आजकल हम भी ड्रामे ब्लैंकेट में बैठ के देख रहे हैं। सो सम आर गुड, हाँ ब्लैंकेट में बैठ के देख रही हैं, बट एज ऑलवेज सम ड्रामाज आर गुड, सम आर बैड, सम वर गुड और अब थोड़ा सर में दर्द कर रहे हैं। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यूज़। मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 23 एंड 24। और अब ड्रामा बहुत स्लो हो रहा है। आई थिंक इन 2 एपिसोड में जो कुछ हुआ वो आराम से एक एपिसोड में हो सकता था। रोना है कि रुक ही नहीं रहा, फ्लैशबैक्स हैं कि रुक ही नहीं रहे, गाना है कि गाना बहुत अच्छा है लेकिन रुक ही नहीं रहा। एंड बेसिकली इन 2 एपिसोड्स में कामयार और आयरा का निकाह हो ही जाता, वो जो एक इम्पेंडिंग निकाह है, लेकिन नहीं, हमें एक बिल्डअप चाहिए, हमें आयरा रोती हुई चाहिए, हमें कामयार होता हुआ चाहिए। एंड कामयार तो इतना वाइनी हो गया है। आई मीन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ जो गुजरी मैं कैसे बताऊँ। कभी किसी इंसान से शदीद नफ़रत और बेहद मोहब्बत हुई है। नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग टू आयरा दैट आई कांट लिव विदाउट यू। दैट्स द सॉन्ग दैट प्लेज इन हिज हेड, सो ही कांट लिव विद हर, ही कांट लिव विदाउट हर। दैट्स द सॉन्ग दैट प्लेज इन आवर हेड, सॉरी दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। सो द थिंग इज़ के कहते हैं कि तुम्हारा गला घोटने का दिल चाहता है लेकिन तुम्हें देखना भी होता है। नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, बस जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। उफ़, दिस बॉय इज़ अ मेस, ही इज़ अ मेस। और आयरा ये सब सुनकर गिल्टी फील किए जा रही है, गिल्टी फील किए जा रही है। शी लव्स हिम बट शी इज़ ऑल्सो फीलिंग इमेंसली गिल्टी। ठीक है, गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, सॉरी कह दिया, ही नीड्स टू मूव ऑन। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ रियली बिग पर्सनैलिटी डिफेक्ट इन दिस गाय, कि ये इतना ऑब्सेसिव हो जाता है, इतना मतलब गुस्सा हुआ तो इतना गुस्सा, अब छोड़ दे, माफ़ कर दे, बट नहीं, एक ऑब्सेसिव डिप्रेस्ड लड़का है जो छोड़ ही नहीं रहा ये बात कि मेरे साथ जो हुआ। अपनी दादी को भी बता रहा है। आई मीन ये रियल लाइफ होती है जिसके इर्द गिर्द कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर कह चुका होता कि भाई चुप करो, यू नो, स्टॉप गोइंग ऑन लाइक अ टूटा हुआ रिकॉर्ड। बट ये बोले जा रहा है और आयरा गिल्टी फील कर रही है। एंड फिर आयरा का माइंड किस तरह मेड अप होता है कि एक पेशेंट है जो कैंसर पेशेंट है, जिसके पास ज़्यादा दिन नहीं है जीने के। वो मोहम्मद एहतशामुद्दीन प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा, छोटा सा गेस्ट रोल बट नाइस। एंड ही सेज कि किसी को दुख देने के दुख से मैं मर रहा हूँ। ये सुनकर आयरा ने कहा बस मैं तो कामयार से शादी करूँगी, चाहे वो मेरा जहन्नुम हो तो मैं इस जहन्नुम में रहना चाहती हूँ, चाहे मेरी फैमिली मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दे, मैं वो ताल्लुक़ तोड़ के तुमसे ताल्लुक़ बनाऊँगी। और वो कामयार से कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ तुमसे। अच्छा, दैट कन्फेशन सीन, इट्स वेरी वेल एक्टेड, द वे शी सेज थिंग्स एंड द वे ही इज़ लुकिंग एट हर क्राइंग। आँखों में से थोड़े थोड़े आंसू निकल रहे हैं, बहुत इमोशनल हुआ है, गुस्सा भी है, रो रहा है, इमोशनल तो है, रो रहा है और गुस्सा भी बहुत है। यू सी दैट ऑन हिज फेस। एंड शी सेज कि बस मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि तुम क्या कहोगे, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कह के वो चली जाती है। फिर कामयाब सोचता है, फारिया आती है, फारिया को नहीं मारा कामयाब ने, एज बी न्यू। एंड वो कहता है कि मैं मौलवी ढूंढने जा रहा हूँ आयरा से निकाह करने। सो फाइनली जो हमें पता था हुआ। अच्छा, एंड यू हैव टू सी कि हाउ रूड ही इज़, द वे ही कम्स इन टू आयराज हाउस। आयरा के बाप से बदतमीज़ी कर रहा है, मौलवी साहब से बदतमीज़ी कर रहा है, वही पुराना वाला कामयार हो गया है, इतनी बदतमीज़ी। और जब आयरा का बाप कहता है कि मेरी बेटी की मेरी सारी जो तरबियत थी मेरी बेटी की, मैं उस सबसे हार गया, और तुमने मेरी सारी तरबियत को ख़त्म कर दिया, तो वो स्माइल कर रहा है। ही सच अ मीन बॉय। और कहती भी है ना कामयार की माँ आयरा से कि अगर तुम्हारी और उसकी फिर से आपस में हो रहा है, ताल्लुक़ हो रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तो ये सब ये एक वार्निंग साइंस हैं। तो अब ही स्माइलिंग, ही इज़ बीइंग रूड टू हर फादर, ही इज़ बीइंग रूड टू हर। लेकिन आयरा का सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेंस ऑफ लव फॉर दिस बॉय, दिस ऑब्सेशन विद दिस बॉय इज़ सच कि अब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूँगी। और अब मेरे ख्याल से अगले एपिसोड तक शादी होगी, और शादी के बाद कामयार एक मज़ीद बैड बॉय बिहेवियर करेगा। वो जो एक क्लब सीन है, वो शादी के ही कपड़ों में, जिन कपड़ों में शादी हुई उन्हीं कपड़ों में दिखाते हैं कि वो एक क्लब में है। ही माइट जस्ट गो क्लबिंग राइट आफ्टरवर्ड्स। अंडरग्राउंड कराची का क्लबिंग सीन एंड ड्रिंकिंग सीन तो मेरी ज़िंदगी तूने हमें बहुत पता है, जिन्हें ना भी पता हो उन्हें अब पता चल गया कि ये सब कराची शहर में होता है। सो द थिंग इज़ दैट वही होगा द बिल्ड अप
and all is there. We understand why she's doing this, but we didn't need 2 episodes of Rona, Dhona, flashbacks for this. This could have happened in 1 episode. Also, फारिया को उसने पॉइजन नहीं किया, फारिया ने उसको अपने शर्ट का बटन खिलाया. ही इज़ लाइक वो पॉइजन नहीं था, वो शर्ट का बटन था. हाउ, दैट्स सो स्ट्रेंज. एंड शर्ट का बटन की जगह कोई और रीज़न ही मिला था राइटर और डायरेक्टर को कहने का. आई मीन शर्ट का बटन से तो वो चोक भी कर सकती थी. शी कुड हैव डाइड, राइट? शी कुड हैव चोक्ड ऑन द शर्ट बटन. व्हाई कुडंट ही हैव सेड समथिंग एल्स कि मैंने कोई दवाई डाल दी थी या कफ सिरप डाल दिया, कुछ भी. हाउ कुड इट बी अ शर्ट बटन? I found that detail very strange. And अब फारिया की माँ का भी हो रहा है. Of course, she's returned. Angeline Malik looking very beautiful, looking very graceful. It's good to see her well again and acting on TV again. And the thing is that honestly, फारिया के scenes मुझे इस वक्त इंटरेस्ट नहीं कर रहे. I just want the काम्या रायडा track to move forward and I want के फास्ट फॉरवर्ड हो, इतना स्लो ना हो, कहानी जल्दी चले, रोने धोने पे इतना वक्त ज़ाया ना हो. मेरी ज़िंदगी है तो हैज़ अस हुक्ड स्टिल, बट येस अ लॉट ऑफ अस आर फास्ट फॉरवर्डिंग थ्रू द सीन्स. वी आर टेलिंग ईच अदर कि ओ कल के एपिसोड में कुछ नहीं है, वो स्किप करो, बस आज का देख लो. सो ये नहीं होना चाहिए. द पेस शुड बी दैट गुड कि हम ये ना कहें कि ड्रामा बीच में वीक पड़ गया, क्योंकि ड्रामा शुरू में इंटरेस्टिंग था. सो वी वॉन्ट टू स्टे इंटरेस्टेड. आई होप दैट द पेस पिक्स अप एंड आई होप रोना धोना थोड़ा कम हो जाए और गाना थोड़ा कम हो जाए, कहानी तेज़ी से चली जाए. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, बट आई कैन होप. 3 out of 5. Momma, episode 9 and 10. अच्छा, what I like best about this drama is how the story goes back and forth between past and present. तो जो present की जहाँ आ रहा है वो तो मैनिपुलेटिव है, वो तो स्पाई करती है अपने किराएदारों पर, वो फ्लर्टेशियस होती है नए किराएदार से और देखती है कि क्या वो अपनी बीवी से लॉयल होगा कि नहीं. लेकिन एक पास्ट की जहाँ आ रहा भी है जिसकी ज़िंदगी बहुत दुखी थी. आई मीन वो जो सीन होता है जहाँ उसका मियाँ जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है और जब वो जूस सर्व करती है तो वो आदमी उसे ट्रिप कर देता है और ही किक्स हर स्टमक, ही किक्स हर सो बैडली. दैट सीन वॉज सो पेनफुल. आई थिंक मैं तो थोड़ा सा आई क्रिंज्ड, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई वो देखते हुए. सिमिलरली जो उसके बाप का रवैया होता है उसके साथ, जब वो आती है बाप से पूछना है, बाप कहता है इसे निकाल दो घर से. She's been surrounded by some very evil men. The men in her life have been very evil. फिर वो एक पार्ट जहाँ वो हॉस्पिटल से निकलती है और उसे अपनी माँ नज़र आती है और माँ और जहाँ आ रहा छुप के मिलते हैं. बाप व्हील चेयर पर थोड़े आगे होता है और आपको वो माँ कहती है कि मेरी मौत पे तो आओगी, तो वो कहती है शायद मैं पहले मर जाऊँ. ऑल दैट इमोशन, यू सी द गर्ल, द लॉस्ट गर्ल, द सैड गर्ल बियॉन्ड द मैनिपुलेटिव वुमन. ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंटेलिजेंट औरत है, क्लेवर है, स्कीमिंग भी करती है, मैनिपुलेटिव भी है, झूठ भी बोलती है, बट उसका पास देखें और उसका दुख देखें, उसके अंदर कितना दुख है. तो वो सीन जहाँ वो माँ और बेटी गले मिलते हैं वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है. यू सी ऑल दैट्स बिन लॉस्ट. ये दो औरतें ईवल आदमियों में घिरी हुई क्या क्या लूज़ करती हैं. उसकी माँ कहती भी है ना कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो जहाँ आ रहा कहती हाँ यही तो दुख है, आपने कुछ किया नहीं. फिर आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होती है जब बाप घर जाता है और बेटा जो होता है वो बदसलूकी करता है और बाप कहता है कि जहाँ आ रहा कि हम कदर कर लेते. तो ये एक मैसेज है कहानी में कि सिर्फ बेटों की कदर ना करें, बेटे और बेटी तमाम बच्चों को अच्छी तरह रेज़ करें, उन्हें वैल्यूज़ दें, गुड वैल्यूज़ दें, गुड मोरल्स दें. तो बेटे को उन्होंने लाड प्यार में बिगाड़ दिया और बेटी के साथ ऐसा कुछ सलूक किया जिससे वो आज कंप्लीट साइको हो गई है, दुख में रह रही है, अकेले रह रही है. तो आई लव द रेफरेंसेस टू जहाँ आ रहा पास्ट, क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि वो ऐसी क्यों है. अच्छा, हालांकि वो स्पाई तो करती है अपने नेबर्स पे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा प्रेग्नेंट है तो वो जुनैद को दूर भी हटाने की कोशिश करती है. रात को मिलने आना चाहता है तो कहती है रहने दें, इधर ही बता दें क्या बात है. फ़ोन करता है तो कहती है फ़ोन क्यों किया, रहने दो. बात टाल रही है. जब वो कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो वो कहती है कि तुम तो अपनी बीवी को भी अच्छी तरह नहीं रखते, तुमने तो मेड तक नहीं रखी उसके लिए. तो जगह जगह उसे टाल रही है. तो इवन दो वो बेवफा आदमियों को सज़ा तो देना चाहती है, लेकिन साथ साथ वो उसकी एक सिंपैथी भी है मायरा की तरफ. सो वो चाहती है, वो चांस देती है जुनैद को, फुल चांस देती है कि वो पीछे हट जाए. लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा बेवफा निकला. जैसे ही बीवी सोती है निकल जाता है जहाँ आ रहा के घर जाने. फिर एक पॉइंट पर उससे कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैंने आपको बस देखना था, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आशिक का पूछता कि उसने चोरी क्यों की, मैं तो इसलिए आया कि मैंने आपको देखना था, मैं आपको पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ. तो ये तो ना हो. अब जो पहले जब शुरू में जुनैद और मायरा के सीन्स थे मुझे बहुत स्वीट,
क्यूट यंग कपल लगे थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर जुनैद के साथ कुछ बुरा हो तो वो डिज़र्व करता है कि बुरा हो, क्योंकि देखें कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक औरत ने उसे थोड़ी लिफ्ट कराई, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक खूबसूरत औरत देखी जिससे थोड़ी सी बात करने का चांस मिला और इमीडिएटली वो अपनी बीवी से डिस्ट्रैक्ट होकर उस तरफ चला गया। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो जहाँ आ रहा है, यस जहाँ आ रहा मैनिपुलेटिव है, लेकिन ये जो नए नए किराएदार आ रहे हैं ये इतनी आसानी से उसके ट्रैप में फंस कैसे जाते हैं, ये भी तो बात है। एंड बनता बहुत है। सो व्हेन यू सी हिम विद मायरा, जो अली अंसारी जब और अनुशा अब्बासी एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हैं, और अली अंसारी की बहुत अच्छी एक्टिंग है। आइज़ वाइड, आई सेड दैट बिफोर ऑल्सो, आइज़ वाइड, लुकिंग वेरी इनोसेंट, लुकिंग वेरी स्वीट, लुकिंग वेरी डेडिकेटेड। तो जब वो मायरा के साथ होता है और उसे खाना खिला रहा होता है अपने हाथों से, तो लगता ही नहीं है कि ये वही आदमी है जो रात को चोरी छुपे जीजी के घर आ जाएगा, फिर जीजी को कह रहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और अगले ही दिन बीवी को फ़ोन कर रहा है तो किस तरह उससे बात कर रहा है, वो हंस रही है। तो ये तो बिल्कुल ही एक बेवफा और ट्रिकी आदमी है, झूठा है, और मिलेगी इसे सज़ा बिल्कुल मिलने वाली है। आशिक और आसिया का सीन, आशिक का इसे जब पकड़ती है आशिक को, दैट सीन वाज अ लॉट ऑफ फन। और जिस तरह वो माफ़ी मांगते तो वो कहती है ठीक है आसिया को डिवोर्स दे दो, दिस वाज फन। इवेंचुअली हमें पता है कि ज़ीशान और आशिक मिलके किसी न किसी तरह जहांआरा को पकड़ाएंगे, लेकिन अभी कहानी शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एंड ये मुझे बड़ा फ़नी लगता है कि जहांआरा अपना खाना लेकर आती है, चेयर पे बैठती है और खाना खाते हुए देख रही होती है, जैसे कोई मूवी देखता है ना उस तरह वो किराएदारों को स्पाई कर रही होती है। और वेरी कन्वीनियंटली किराएदारों का सारा आना जाना, बैठना, बातें करना सब लाउंज में ही है। ये एक चीज़ बहुत कन्वीनियंट मिल रही है जहांआरा को, जो असल ज़िंदगी में नहीं होता। कभी कभी इंसान कमरों में होता है, गेस्ट रूम भी है उस घर में, बट वेरी कन्वीनियंट फॉर जहांआरा, सब कुछ लाउंज में ही होता है। अच्छा, और ये भी एक बात है कि जुनैद जो है, इसकी बीवी जो है मायरा, ये काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है, फ़ौरन पकड़ लेती है बात को। जुनैद से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में थी? अच्छा, आशिक तो मेरे साथ था, किसने बताया? फिर रात को चला जाता है तो भी जाग जाती है। तो शी इज़ वेरी अलर्ट, शी नोज़ शी बहुत आराम से हर चीज़ पे नज़र रखती है। एक और चीज़ जो हुई है, वो जो डिलीवरी मैन है जो बाद में इलेक्ट्रिशियन भी बन के आ गया, क्या जहांआरा ने उसको वहाँ बुलाया है? क्या यहाँ भी कोई ख़तरा आने लगा है? ये कौन है एक ही शक्ल का आदमी जो बार बार मायरा के घर आ रहा है? दैट्स समथिंग, दैट्स अ मिस्ट्री दैट वी विल गेट टू नो अबाउट। ऑल्सो जहांआरा एल्बम जो एक देखती है दुखी होकर अपनी माँ से मिलने के बाद, जिसमें बच्चे की तस्वीरें होती हैं, क्या वो बच्चा है जो उसने लूज़ किया, या वो बच्ची जो उसकी थी जो फिर उसने लूज़ की? इज़ दैट द स्टोरी? क्या इसका पास जो है मज़ीद ट्रैजिक है? वैसे सबा कमर का कमाल है कि जहांआरा के आप मुख्तलिफ़ रुख देखते हैं कि जहांआरा जब अकेले होती है कमरे में तो उसकी शक्ल पे एक सख्ती होती है, प्लानिंग सी नज़र आती हैं आँखों में, एक शार्प इंटेलिजेंट औरत लगती है। लेकिन जब वो मायरा के साथ होती है फॉर इंस्टेंस, तो स्वीट होती है, आँखों में नरमी होती है, फ्रेंडली होती है, एक बड़ी बहनों की तरह उससे बात करती है। तो और फिर जब आप बन में जाते हैं तो एक बेचारी सी लड़की है जिसको बदकिस्मती से ऐसे लोगों से उसका वो हो रहा है इंटरेक्शन, जो उस पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म सह रही है। तो वो जो सारे लेयर्स हैं जहांआरा के, वो इतने ब्यूटीफुली सबा कमर ने इनैक्ट किए हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट। Mama is excellent. It is excellent because it has a great story, but more than that, it's excellent because that story is being performed by Sabaa Kamal. 5 out of 5. कफील एपिसोड 11 और 12 की बात करते हैं। मच टॉक्ड अबाउट 2 एपिसोड्स, और जाहिर है अब जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तो कहानी मज़ीद आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में चली गई होगी। बट दीज एपिसोड्स वर टॉक्ड अबाउट अ लॉट, क्योंकि इसमें एकदम से कहानी जामी और ज़ेबा की यूथ से 22 साल आगे चली गई, जब उनके घर में 4 बच्चे हैं और अब वो उस घर में भी नहीं रहते। जामी के वालिद भी नहीं नज़र आ रहे, शायद ज़ेबा के वालिद का तो इंतकाल हो गया, ये तो नज़र आया। आई डोंट नो कि जामी के वालिद हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। एंड 4 बच्चे हैं और वो अब एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ज़िंदगी आगे चली गई और अब घर के लिए पैसे ज़ेबा कमाती है। शी वर्क्स इन अ स्कूल, ये भी आपको नज़र आता है। और बेसिकली आपको पता भी चलता है कि राइटर और डायरेक्टर और एक्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जब एक डिसफंक्शनल शादी होती है, जब एक शादी होती है जो तकलीफ़ में होती है, जहाँ 2 लोग
अच्छा मैच नहीं होते, मियाँ बीवी खुश नहीं होते, उसका इफ़ेक्ट उनकी औलाद पे क्या पड़ता है, कितना स्ट्रेस होता है घर में, कितनी टेंशन होती है हर वक़्त, बच्चे कितने परेशान रहते हैं। जिस घर में पहले से माँ-बाप के बीच में परेशानी होती है, और जामी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि शायद और थोड़ा टॉक्सिक हो गया, क्योंकि पहले तो एटलीस्ट वो शुरू-शुरू का जामी एक्टिंग कर लेता था कभी-कभी कि जैसे उसे ज़ेबा पसंद है, अब तो वो सिर्फ़ लड़ता है, झगड़ता है, ताने देता है और घर में खाना खाता है और सो जाता है। तो दिस जंप, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट, बट ऑनेस्टली आई थॉट इट वाज़ अ गुड आइडिया। इसलिए क्योंकि जो टाइम जंप थी, इससे हमें नए किरदार देखने को मिले। अभी तक कफ़ील जो था वो था तो इंटरेस्टिंग, आपको ग्रिप करता था, पर इट वाज़ ऑल्सो वेरी डिप्रेसिंग, बिकॉज़ वहाँ ज़ेबा रो रही है, ज़ेबा के बाप रो रहे हैं, दादी परेशान है, सब एक घुटन महसूस होती थी, और वो कब तक चलती। तो एटलीस्ट इस जंप से अभी भी ज़ेबा की ज़िंदगी में घुटन है, अभी भी वही मसले हैं, जो बेतरतीब अलमारियाँ हैं, शी सेज़ ना कि बेतरतीब अलमारियाँ यहाँ है कि ख़त्म ही नहीं होती। तो बेतरतीब अलमारियाँ आर पार्ट ऑफ हर लाइफ, बट एट लीस्ट देयर आर अदर कैरेक्टर्स देयर। और बच्चों के होने से, हालांकि वो बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं, तो यू नो देयर इज़ लाइटनेस देयर, देयर इज़ ह्यूमर देयर, एंड दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे बहुत हैवी लगती थी। सो नाउ द हैवीनेस इज स्टिल देयर, बट द स्टोरी इज़ ऑन टू न्यूअर कैरेक्टर्स, यंगर कैरेक्टर्स, एंड नाउ वी विल सी हाउ दे नेविगेट दिस लाइफ। तो एटलीस्ट वो पहले का दुख ख़त्म हो गया, नए नए दुख क्या आएंगे ये नहीं पता। अब जामी जो है वो वैसे का वैसा है, लेकिन अब आप बच्चों की तरफ आते हैं, तो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन फोकस नाउ इज सुबुक, एंड दैट्स आशिर वजाहत, हु इज़ एक्टिंग रियली रियली वेल। एंड दिखाते हैं कि उसकी बर्थडे का दिन है, एंड बर्थडे के जो सीन्स होते हैं, जो सारा कुछ उसके साथ बर्थडे पे होता है, वो जब रात होती है, जब दिन ख़त्म हो जाता है और वो हारा हुआ बिल्कुल दुख में अपने बेड पे बैठा हुआ था, तो एक रैप म्यूज़िक आती है जिसमें वो सब कुछ देखते हैं कि जब वो सुबह उठा तो बिजली काटने वाले आ गए थे, उसके बाद उसके बाप की उससे लड़ाई हुई, उसके बाद उसके जब वो निकला उसको दनीन को ड्रॉप करने के लिए, तो गन पॉइंट पे गाड़ी और मोबाइल स्नैच कर लिया गया, एंड द सैडनेस इज़ दैट्स देयर, यू नो, इतना हारा हुआ। और अगले दिन सुबह जब वो उठता है, नाश्ता कर रहा होता है, उस वक्त बाप माँ से लड़ा होता है कि क्यों ये गया ही क्यों था निकम्मा उसको ड्रॉप करने दनीन को, और तुम इस घर में जो भी मसला होता है तुम्हारी वजह से होता है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक फादर, जिसका कोई काम नहीं है सिवाय ये कि उस घर पे बोझ है, इस औरत पे बोझ है। व्हाट अ बैड मैरिज इट इज़। सो द थिंग इज़ कि वो आपको वो आशिर वजाहत की जो एक्टिंग है, जो एक सेंसिटिव, ज़िम्मेदार, सीरियस यंग बॉय है, जिस उम्र में लड़के शायद खिलंदरे होते हैं या थोड़े इमैच्योर होते हैं, वो एज से पहले ही मैच्योर हो गया। इसी तरह बेटियां भी एज से पहले मैच्योर हो गई, वो ज़िंदगी की ऐसी सख्तियाँ देख चुकी हैं, घर में ही अपनी इतनी लड़ाइयाँ देख चुकी हैं कि वो मैच्योर हो गई हैं, हर चीज़ बहुत सीरियसली देखती हैं। और फिर जब लेकिन बच्चे हैं अगेन, सो यू नो, जब सुबह की गाड़ी चोरी होती है तो बहुत क्यूट क्यूट डायलॉग्स होते हैं बहनों के, कि हमारी गाड़ी कैसे छिन गई, वो तो इतनी अजीब है, एक हाथ लगेगा चार चीज़ें गिरती हैं, मोटरसाइकिल से भी स्लो चलती है। फिर बाद में सुबह भी बहनें कहती हैं कि भाई हमें क्या पसंद, हमें तो गाड़ी पसंद ही नहीं थी, कौन सी वो मर्सिडीज़ थी, इस तरह भाई का दिल बहलाती हैं। तो वो बहुत क्यूट पार्ट्स हैं। सिमिलरली द एक्ट्रेस वाज प्लेइंग दनीन, वेरी स्वीट, ऑल दीज किड्स इन द ड्रामा, एंड ऑफ कोर्स जो मीसम नकवी हैं, ही इज़ वेरी गुड एट शोइंग द ट्रायल्स ऑफ यंग पीपल। यूथ से वो बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, यंग एक्टर्स से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इमाद इरफानी और सनम सईद तो हैं ही एक्सपर्ट, बट आपको ये नज़र आता है कि यंग बच्चे भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें। और बहुत सी चीज़ें आपको फ़ील होती हैं, इस फैमिली की इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती हैं। दनीन जब प्रेजेंट्स लाती है तो सुबह को उन्हें वापस दे देता है, बिकॉज ये सेज़ कि मेरी हैसियत के हिसाब से प्रेजेंट्स लाओ, मैं ये नहीं लूँगा, ये उसकी खुदारी है। बट ये ऑल्सो आपको नज़र आता है कि बच्चे कितने ज़्यादा हर चीज़ पैसे को इतना नाप तोल के चलते हैं वो सारे वक्त, कि उन्हें नज़र आता है कि उनमें और उनके इर्द गिर्द जो बाकी बच्चे हैं उनमें किस हद तक डिफरेंस है। एंड एक और बात कि बच्चे जब सुबह स्कूल जा रही होती हैं बच्चियाँ, तो वो बाप को खुदाफिज नहीं कहती, तो वो कहता है कि यही तरबियत की है, और पहले तुम ताने सुनाती थी, अब ये बेटा ताने सुनाता है, बच्चे बाप को खुदाफिज नहीं कहते, ऐसे लगता है इनका बाप ही नहीं है। तो ज़ेबा मुड़ के कहती है कि हाँ, क्या इनका बाप है। आई लाइक दैट पॉइंट। आई थिंक 2 एपिसोड दुख टेंशन कि इस औरत की ज़िंदगी तो बेहतर ही नहीं हुई, बल्कि बेचारी थक जाती है, कमा भी रही है, घर भी मैनेज कर रही है, और हर रात एक चीखते चिल्लाते ग्रम्पी हस्बैंड से भी डील कर रही है। तो वो जो वो बात कहती है, हम कहते हैं यस, यू नो, छोटी सी एक लाइन कहती है ज़ेबा, सनम सईद, एंड यू आर लाइक यस, बिकॉज़ वो एक कैरेक्टर है जो इतना घुटा हुआ है और इतना सैड है और इतना थका हुआ है कि
बहुत कम बोलता है वो कैरेक्टर, लेकिन जब वो बोलती है तो वो पते की बात बोलती है। एंड ये मुझे समझ नहीं आता कि जामी पूरे दिन जाते कहाँ हैं? सुबह वो उठते हैं अपने नाइट सूट में, इधर-उधर खाने खाते हैं, फिर वो जाते कहाँ हैं? वेयर डज़ ही गो? वी डोंट नो, बट वी डू नो दैट ज़ेबा काम पे जाती है। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमें तो पहले भी ज़ेबा की माँ पे बहुत गुस्सा आया था कि इस तरह बेटी को फँसा दिया, और एक बार एक ऐसी टॉक्सिक शादी में फँसाया तो इंसिस्ट भी किया कि उस शादी को कंटिन्यू करो। बट अब वो बड़े कंफर्टेबली ज़ेबा के भाई के घर रह रही हैं, और भाई जो है इन सबको इतनी आदत हो गई है, शायद इतनी इम्यून हो गए हैं ये कि ज़ेबा की तो ज़िंदगी ऐसी है, ज़ेबा की ज़िंदगी तो है ही मुश्किल, कि जब बिजली का बिल कटता है तो भाई कहता है, ओहो ज़ेबा भाजी आपने फिर से जामी भाई पर भरोसा कर लिया, क्यों किया? अच्छा बिजली कट रही है, अच्छा बच्चे को भेज दे मेरे पास। हालाँकि पता है कि उसका घर, भाई का घर दूर है ज़ेबा के घर से, और तब तक शायद घर की बिजली कट जाए, बट फिर भी वो इतनी शायद आदत हुई हुई है बहन की इमरजेंसीज़ की कि वो बेहिस हो गई है फैमिली ज़ेबा की। वो अपने घर में खुश हैं, अपनी सिक्योरिटी है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, भाई अच्छा भी कमाता है, माँ भी उसके साथ रहती है, तो शायद वो अब बहुत लाइटली लेते हैं या ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और फिर जब ज़ेबा भाई के घर आती है तो जब वो कहती है कि तुम गाड़ी का पता कर दो, पुलिस को कंप्लेन कर दो, तो भाई टालता है कि हाँ देखें पुलिस के चक्करों से क्या होता है, हर चीज़ पैसों से होती है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग सैड फॉर हिज सिस्टर, इवन दो ही इज़ नाइस टू हर, यू फील कि वो ज़िम्मेदारी झटकना चाह रहा है, शायद वो तंग आ गया है। और माँ की बात ना, ज़ेबा की माँ जो कहती हैं उस पर तो हम सबको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो यहाँ अपने बेटे के साथ खुशी खुशी बहुत कंफर्टेबली रह रही हैं, लेकिन वो ज़ेबा को कहती हैं कि तुम भी क्या किस्मत लिखवा के आई हो ज़ेबा, कभी खैर की खबर नहीं आती, ठंडी हवा नहीं आती, जब आती है बुरी खबर आती है। तो एक और पॉइंट ज़ेबा जो बहुत कम बोलती है, वो कहती है कि अम्मी आप भी ज़्यादती कर रही हैं, ये किस्मत आपने ही तो मेरे लिए चूज़ की थी। यस, ये किस्मत चूज़ करके, माँ बाप ये गलती करके, अब जब बेटी तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, तो कहते हैं कि तुम भी क्या करती हो, हर वक्त तुम बुरी खबर ले आती हो, उसका क्या कसूर, आपने ही तो किया ये सब। बस कफ़ील आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है, और हमें इर्द-गिर्द अपने कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल हमने देखा है जहाँ पे औरत जो है वो पूरा घर की टेंशन्स ले रही है, और एक आदमी है जो बस गुस्सा करता है, घर का माहौल ख़राब करता है। ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ लोअर क्लासेस में नहीं होता। ज़ेबा तो एजुकेटेड थी, ज़ेबा तो एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से थी, उसका बाप इतना प्यार करने वाला, लाडली बेटी थी, फिर भी एक गलती हुई और उसकी भी ज़िंदगी ऐसी हो गई, बेतरतीब अलमारियों वाली। It's a powerful story. I like the jump. I like the change in characters. एंड ये भी मैंने सुना कि इमाद इरफ़ानी और सनम सईद जो हैं वो अपनी एज के नहीं लग रहे हैं, मुझे तो लग रहे हैं। इमाद इरफ़ानी इज़ दिस ग्रम्पी डैड रोमिंग अबाउट इन अनटाइडी क्लोथ्स, और सनम सईद एक थकी हुई माँ है, बहुत थक जाती है, पूरे दिन काम करती है और खामोश रहती है जब उसका मियाँ लड़ाई करता है। So it's I find it interesting. I hope that there are more light moments in Kafil in the future. मैसेज तो हैवी है, बात तो मुश्किल ही है सुनने की, बट वी नीड मोर कॉमेडी टू कीप द स्टोरी गोइंग, टू कीप इट इंटरेस्टिंग। ये ना हो ना कि देखते देखते दिल ही डूबता रहे। अभी तक देखते देखते मेरा दिल ही डूब रहा था कफील को देखते देखते। दिस टाइम I felt hope because there were lines, there were dialogues, there were situations that were also funny. Also performances बच्चों की बहुत अच्छी थी. I really liked Ashir Wajahat. I liked Daneen and the three sisters all performing well. आशिर वजाहत की वाकई वो जो एक स्पेशली एक चैलेंजिंग रोल है एक यंग लड़के का, बहुत अच्छा प्ले किया। एंड सनम सईद इज़ रियली गुड थ्रू आउट। वो जो एक दुख में रिस्पॉन्सिबल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली औरत, माँ भी है, हर वक्त टेंशन में भी रहती है, परेशानियाँ भी बहुत है ज़िंदगी में। रियली गुड परफॉर्मेंस, यू इंस्टेंटली कनेक्ट विद हर। बहुत वेल रिटन कैरेक्टर भी है और वेल परफॉर्म भी है, वेल डायरेक्टेड भी है। 4 आउट ऑफ 5। सावल यार पे एपिसोड 37 और 38 ये थे थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट एपिसोड, और अब जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तो सेकंड लास्ट और शायद लास्ट भी आप देख चुके हों, तो इट्स गुड बिकॉज ड्रामा जो था वो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स इतना जा रहा था कि बस बहुत हो गई थी। यानी जब लॉयर जो है सेठ दाऊद का लॉयर कहता है कि ये अलिफ लैला की कहानी है, 20 साल पुराना क्राइम है, फिल्मी कहानी है, तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे इस क्राइम की नहीं समझ आती, मुझे इस क्राइम की इंटेंसिटी नहीं समझ आती। ये मुझे नहीं समझ आता कि बाहर कॉलेज के लोग क्यों एहतजाज करें, पिया के साथ साथ क्यों सपोर्ट करें, क्या ऐसा क्राइम है कि जी ये मतलब
you don't understand, at least I don't understand, and I've been watching the drama constantly कि क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा क्राइम हो गया। अच्छा, ये सपोजिटली 20 साल पुराना क्राइम है, सेठ दाऊद को बुलाया है, ठीक है, सेठ दाऊद को किसी ने ब्लेम किया है तो ये मीडिया के लिए खबर है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी खबर है कि बाहर बहुत से रिपोर्टर्स हैं जो बार बार सुपर क्यूरियस हैं और सेठ दाऊद के लॉयर से सवाल पूछ रहे हैं, हर जगह खड़े हुए हैं, क्या ये इतनी बड़ा क्राइम है? तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए स्टोरी को, डायरेक्टर को सोचना चाहिए था, राइटर को सोचना चाहिए था कि क्या ये मतलब कौन सी कहानी सुना रहे हैं, हाउ कैन टुडेज ऑडियंस एक्सेप्ट दिस स्टोरी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज़ वेरी मैन्युफैक्चर्ड, वेरी आर्टिफिशियल, रियलिटी से दूर है कहानी। और लॉयर जो हैं, पिया के लॉयर, वो कह रहे हैं पिया बेटी का मान रखा, जंग पूरे हौसले से लड़नी है। पिया ने कहा नहीं, आपने जंग पूरे हौसले से लड़नी है। और इमोशंस में इतनी इमोशनल डायलॉग्स, आपको समझ नहीं आता कि क्या ऐसा है, इतना बड़ा क्राइम क्या है और क्यों है। बहुत देर तक तो मुझे यही नहीं समझ आया कि क्या, किस चीज़, किस तरह दाऊद को फंसा सकते हैं ये। तो अलायार और उसके दोस्त जो हैं वो भी रिडल्स में बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा तो ऐसे होगा, यूँ होगा तो फिर मेरे बाप बात नहीं करेंगे, ये नहीं बता रहे कि क्या होगा तो मेरे बाप बात नहीं करेंगे। फिर फाइनली एक पॉइंट आता है जहाँ सावल का लॉयर कहता है, या सावल पिया का लॉयर जो है ना, ये रजाज जैसे प्ले कर रहे हैं कि ऑल वी हैव टू डू इज़ प्रूव दैट मूसा और दाऊद एक ही बंदे हैं। हम अगर प्रूव कर लें कि मूसा और दाऊद एक ही बंदे हैं तो हम केस जीत जाएंगे। तब आपको पता चलता है कि अच्छा, ये स्टोरी की डायरेक्शन है, अगर ये प्रूव कर लें तो ये केस जीत जाएंगे, ये है कहानी। नहीं तो आपको कहानी समझ नहीं आती, आप बस इमोशंस देखते हैं। और हाँ, बहुत अच्छे सावल और पिया के सीन्स देखते हैं जहाँ सावल को चाय देती है, सावल प्लेट में चाय निकालते हैं, पिया भी चाय पीती है। एंड जब लोग आपके बारे में कहते हैं दिल करता है आपको सबसे दूर कर दूँ, दैट्स अ कन्फेशन ऑफ लव फ्रॉम सावल। उसके बाद जब पिया साइन करती है तो सावल सोचते हैं पिया जी एक साइन सावल के दिल पे भी कर दें। बस यही है सावल यार पिया। और सावल और सेठ दाऊद जब सामने आते हैं तो एक दूसरे को बड़े बड़े वर्ड्स थ्रेटन करें। अगेन इट डजंट मेक इम्पैक्ट, क्योंकि इतना हो गया, कहानी इतनी उलझ गई कि कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही होती। असलम जब सावल को थैंक करता है तो कहता है, सावल कहता है कि असलम साहब आप पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, वाकई ये पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, वाकई ये सीन हम देख चुके हैं, क्यों दोहरा रहे हैं पुरानी बातें इस ड्रामे में, कहानी आगे क्यों नहीं जा रही? और पिया को क्या क्या चाहिए है? क्या पिया का बाप भी मुलजिम है? वो भी तो जुआ खेल रहा था, क्या उसे भी ट्रैप किया जाएगा? I don't understand and I think nobody understands. They're just going with the flow. I just want to see कि पिया सावल के साथ हो। और हाँ, एंड की तरफ आपके पास SHO बाबर के सीन्स आते हैं जहाँ पे पिया का लॉयर प्रूव कर लेता है कि SHO बाबर जो है वो करप्ट है। चले, इंटरेस्टिंग, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी सेठ दाऊद लॉयर। सेठ दाऊद के लॉयर का नाम नहीं मैंने लिखा, बट सेठ दाऊद के लॉयर जो हैं वो दीपक परवानी है। और दीपक परवानी को इतने मुश्किल उर्दू के अल्फाज दिए हैं, ऐसे उर्दू की स्क्रिप्ट दी है कि इट इज़ रियली फन जस्ट सीइंग हिम सेइंग दिस कॉम्प्लिकेटेड उर्दू वर्ड्स। क्योंकि दीपक का एक ख़ास तरीका उर्दू बोलने का, दैट यू फील दैट नॉर्मली ही स्पीक्स इन इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, और ये सच भी है। इतने मुश्किल मुश्किल उर्दू के वर्ड्स दिए कि दीपक ने डेफिनेटली काफ़ी रट्टा मारा होगा। अच्छा रट्टा मारा, बस कहानी में दम नहीं है, इट हैज़ बिकम वेरी वीक। एंड ऑल आई एम वेटिंग टू सी इज़, लाइक आई सेड, आई थिंक हम सब इसीलिए देख रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सावल पिया के साथ होगा या अलायार के साथ। कहानी जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इतना उलझाना नहीं चाहिए था प्लॉट को, क्योंकि शुरू में तो ड्रामा वॉज क्वाइट फन। 2 आउट ऑफ 5। शरपसंद एपिसोड 31 और 32, और अब इन पिछले एपिसोड्स में फ़िदा और सनम की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा है कि एक सेटिंग बन रही है जिसमें फिर फरासत अंकल आके इनकी रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे, रोना धोना होगा, तकलीफ़ होगी। बट दिस हैज़ कम वेरी लेट। जब से हफ्सा का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से आई थिंक जो भी ये ड्रामा रेगुलरली देख रहा है वो चाह रहा है कि अब फरासत को बदला मिलना शुरू हो। लेकिन इनकी तो शर पसंदी ख़त्म ही नहीं हो रही, इनकी तो मतलब यही लोगों को तंग कर रहे हैं, ख़ुद तो ये बिल्कुल सेट हैं। सो वी वांट इट टू हैपन क्विकली नाउ। बहुत दिन हो गए, 32 एपिसोड गुजर गए, तो अब जी वो ऑफ कोर्स वी नो फिदा एंड सनमा क्यूट, वी हैव एस्टैब्लिश दैट। हरीम फारूक एंड अफान वहीद हैव ग्रेट केमिस्ट्री टुगेदर, वी हैव एस्टैब्लिश दैट, दे आर एक्टिंग वेरी वेल टुगेदर, वी अंडरस्टैंड दैट। तो येस, वी विल से कि येस इट्स नाइस टू सी फिदा एंड सनम सीन्स, बट हमने बहुत देख लिए। तो दे वेरी क्यूट टुगेदर। वो उसे अपोलोजाइज़ करता है, कहता तुम तो सस्ते में मान गई, वो उसे डांटती है तो कैंची उसकी तरफ करती है,
और उसके बाद जब फ़िदा गिरता है तो फिर शी डज़न्ट वांट टू लीव हिम, उसके लिए नाश्ता बनाकर आ रही है और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओगी एग्ज़िबिशन पे, और वो मान जाती है। ये सनम जो है शी, इवन दो यू नो शी लव्स हर हस्बैंड एंड ही इज़ अ गुड हस्बैंड, बट सनम जो है ये शायद फ़िदा को ज़्यादा अच्छा पहचानती नहीं है। ही इज़ अ गुड गाय बट ही डज़ हैव अ मेल ईगो। आई मीन फ़रासत अंकल के थोड़े से भड़काने पे वो बात उनकी मान जाता है। तो सनम देखती नहीं है कि वैसे तो ये ग्रीन फ्लैग है बज़ाहिर, लेकिन इसके अंदर कहीं दबे दबे रेड फ्लैग हैं जो फ़रासत अंकल निकाल छोड़ेंगे। एंड इट ही सो क्लेवर, फ़रासत इज़ सो क्लेवर कि जब वो फ़िदा कहता है ना कि फ़रासत साहब मुझे अच्छा नहीं लगा आपने जो बोला सनम के बारे में, तो पहले वो अपोलोजाइज़ करता है, अपने घर लेके जाता है फ़रासत, उसे कीमे वाले समोसे ऑफ़र करता है एंड देन ही सेज़ कि हाँ मुझे नहीं कहना चाहते, लेकिन सनम बेटी ने मुझसे कितनी बदतमीज़ी की। तो कहाँ वो फ़िदा को अपोलोजाइज़ कर रहे थे और एंड में यही होता है कि फ़िदा ही शर्मिंदा हो रहा होता है, फ़िदा उन्हें उनसे अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं। और फ़िदा गिरता कैसे है, आई मीन वेरी क्लमजी एंड ऑल्सो इतना ख़राब स्टूल जो गिरता है फ़िदा स्टूल से, बहुत ऊंचा स्टूल भी नहीं है, मैंने देखा रिवाइंड करके स्टूल इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन जब वो गिरता है तो डॉक्टर कहता है लेग फ्रैक्चर्ड, एंकल भी ट्विस्ट हुआ है, सर पे भी स्टिचेस आई हैं, बैक पे भी चोट लगी है, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। इतना बुरी तरह गिर गया, ये इतने से काम पे ये ऐसे गिर गया। चलें, एंड नाउ ही इज़ टेलिंग सनम कि तुम जाओ, एंड ऑफ कोर्स यही वो सेटिंग होगी जहाँ इन दोनों में डिस्टेंसिंग होगी, फ़रासत साहब आके दोनों के अंदर के बीच में मुश्किलात बढ़ाएंगे। तो पहले ही हो जाता है, इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग इनफ, सो आई फाइंड इट अ लिटिल टीडियस। आई थिंक शरपसंद की पेस थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि दुख जो हैं और तकलीफ़ें जो हैं, जो शर फैलाया है वो फ़रासत साहब ने और रूबी ने, वो अब ख़त्म होना चाहिए और अब मकाफ़ाते अमल का वक्त फ़ौरन शुरू हो जाना चाहिए। लेट्स सी, लेकिन आई थिंक वी आर इन फॉर अ फ्यू टफ एपिसोड्स जहाँ फ़िदा और सनम के बीच में इख्तलाफात बढ़ेंगे, फिर ही जाके कहानी आगे बढ़ेगी। अभी तो कहानी बहुत बची है मेरे ख़्याल से। अच्छा, एंड देन हालाँकि ओके, सो आई एम सेइंग कि द ड्रामा हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर टू लॉन्ग एंड नीड्स टू चेंज पेस, बट स्टिल जो हो रहा है, जो सीन्स दिख रहे हैं वो फिर भी इंजॉयबल हैं। जैसे कि फ़रासत और रूबी के सीन्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ वो रूबी कहती है कि फ़रासत जी आपने मुझे बताया नहीं हमाद और ईमान का, मैं क्या दूसरे लोग थी, ज़्यादा लोग थी मैं, वो कहते हैं ना हम ज़्यादा लोग को बताने नहीं चाह रहे थे। और फिर एक पॉइंट पे फ़रासत साहब कहते हैं कि मैंने ये इस्तेमाल किया, तो वो कहती हैं क्या रंग, यानी बालों का रंग किया। तो दैट वाज़ वेरी क्यूट, वेरी फ़नी। इन दोनों की इंटरेक्शंस बहुत अच्छी। ऑल्सो वो सीन जहाँ फ़रासत साहब फ़िदा को बता रहे हैं कि सनम ने क्या क्या कहा, द ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स, लाइक द वे द आइज़ वर मूविंग, द वे ही वाज स्पीकिंग, बैठने का तरीका, जेस्चर्स जो हैं सारे, आपको लगता ही नहीं है नुमान एजाज है सच स्पेक्टेकुलर एक्टिंग। एक उन्होंने एक किरदार पकड़ा और उसके अंदर स्लिप इन कर गए, और कभी आप नुमान एजाज को नॉर्मली बोलते हुए देखें तो आप माने ही नहीं, या मैं नहीं मानना चाहती कि ये वही सेम लोग हैं, बट दे आर exceptional acting. I really enjoy just seeing this transformation that Numan Ijaz does with फरासत साहब। एंड दूसरी तरफ रूबी का मैंने पहले भी कहा कि रूबी जो है वो बहुत फरासत साहब के साथ साथ होती है। मैं वेट कर रही हूँ उन फायरवर्क्स का जो होंगी, जब रूबी रियलाइज़ करेगी कि उनके मियाँ के शर के फैलाने की वजह से उनके घर पे क्या मुसीबतें आई। दैट बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड वहाँ हम नादिया अफ़गान की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे रूबी की, आई एम होपिंग, लेट्स सी। अच्छा, ईमान जो है वो अब हमाद को मैसेज कर रही हैं, बहुत खुश है, कहती है अब्बू आप तो मेरे हीरो हैं। ये बेटी जो है ये बिल्कुल बाप पे गई है, एंड यू डोंट लाइक हर, यू डोंट वांट हर टू विन, यू वांट हमाद टू रिजेक्ट हर, बट आई डोंट नो इफ़ ही विल रिजेक्ट हर और नॉट। ये आगे पता चलेगा। ये एक चीज़ है जिसका मैं वेट कर रही हूँ देखने का कि क्या होगा। फ़िदा और सनम का तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मसले होंगे, बट हमाद और ईमान का क्या केस होगा, आई डोंट नो। दूसरी तरफ यू सी द मैनिपुलेटिव साइड ऑफ वली। अभी तक वली हमें अच्छा लगा था, एक अच्छा लड़का था, ईमानदार था, सच बोलता था, प्यार करने वाला बाप और भाई और बेटा था, लेकिन अब वो मनाहिल को फंसाने की कोशिश कर रहे, कह रहे कहीं बाहर मिलेंगे, बाहर कहीं भी अच्छी जगह पे शादी करेंगे, उसे शादी प्रॉमिस कर रहा है, और वो कहती है कि नहीं मैं नहीं मिल सकती, मैं इस तरह नहीं मिल सकती, मुझे इस तरह की आदत नहीं है। वो एक अच्छी बच्ची थ्रू एंड थ्रू है, रेज बाय दादी नॉट बाय फरासत साहब। तो वो कहता है कि अच्छा पसंद कर सकती हो मगर मिल नहीं सकती। टिपिकल मैनिपुलेशंस। क्या वो इसकी मैनिपुलेशंस में आ जाएगी? यहाँ तक अब हमें पता चल गया कि वली का फुल प्लान है मनाहिल को किसी तरह फंसाने का और अपनी बहन की डेथ का बदला लेने का। ये भी हमें देखना है कि वो किस तरह ये सब करेगा। Interesting. It's all interesting. Yes, 31, 32. Yes, it should be faster. Yes, we want to see happier times now. But still very interesting and very well performed. And of course, शाज़मीन का ट्रैक हम कैसे भूल सकते हैं? वो पार्ट जहाँ
उसका कज़न आके कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जिस तरह उसकी शक्ल बदलती है, दैट वाज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, दैट वाज़ अ वेरी गुड सीन बाय हिरा मानी। शक्ल जो है उस पे दुःख है, शॉक है, गुस्सा है और फिर वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है। आई लव्ड इट, आई लव्ड दैट। वो जो 1-2 सेकंड की परफॉर्मेंस है रामानी की शक्ल जो बदलती है, आई लव दैट। एंड फिर वो डायलॉग कितने अच्छे थे कि उस मर्द को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए जिसके दिल में औरत के बारे में शक पैदा हो जाए, वो फिर औरत पे कभी भरोसा ही नहीं कर सकेगा। दैट्स अ वेरी मैच्योर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, दैट्स अ वेरी मैच्योर ऑब्जर्वेशन है। वो सही कह रही है क्योंकि पहले भी उस आदमी ने इसीलिए उसे रिजेक्ट किया था क्योंकि फ़ौरन ही उसे शाज़बीन के ख़िलाफ़ शक हो गया था। तो जो वो कहती है वो सब पावरफुल होता है, बट शी इज़ ऑल्सो फीलिंग सैड। जब खाला घर से चली जाती हैं तो वो दीवार के साथ बैठकर सोच रही है कि उसके कज़न ने उससे क्या कहा था, सैड हो रही है। शी डज़ फील लोनली, शी फील्स लोनली, बट शी इज़ ऑल्सो अ मैच्योर वुमन, शी इज़ लर्नड हाउ टू डील विद लाइफ। क्या वो इस कज़न की तरफ फिर राग़िब हो जाएगी? क्या शादी हो जाएगी? अगेन लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग अप इन शाज़मी इन शरपसंद। ऐसे नहीं है कि ड्रामा ऐसा ड्रैग कर रहा है कि हम ये नहीं सोच रहे आगे क्या होगा, लेकिन आगे जो है वो जल्दी-जल्दी हो और ज़रा मकाफ़ात कम अमल जल्दी-जल्दी आ जाए। आई वांट टू सी मोर। 4 आउट ऑफ 5। एक और पाकीज़ा एपिसोड 3 और 4। और आपको नज़र आता है कि जो एक हादसा हुआ है पाकीज़ा और फराज के साथ, उसका उन पे असर क्या हो रहा है। डेफिनेटली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का केस है, स्पेशली विद पाकीज़ा जो बात-बात पे डर जाती है। जब कोई दरवाज़ा खटकाता है तो वो डर जाती है, उसे फ़ौरन याद आ जाता है। कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं, परेशान ना हो अगर कोई कहता है तो उसे वही आदमी के जिसने उससे कहा था, यासीन ने कहा था परेशान ना हो पाकीज़ा जी, याद आ जाता है। कभी मुँह पे कालक लग जाए चूल्हे की और फराज साफ़ करे और कहे कि कालक लग गई थी, तो वो कहती हाँ कालक थुक गई थी। बात-बात पे उसका दिमाग जो है माज़ी से नहीं आगे जा रहा, रिग्रेट्स से नहीं आगे जा रहा, दुःख से नहीं आगे जा रहा। शी इज़ इन कंप्लीट स्ट्रेस, शी इज़ शेकिंग। जब वो कमरे में होटल में फराज और वो रहते हैं तो आगे पीछे रॉक करती रहती है अपने आप को, बैठा ही नहीं जा रहा। डर इतना लग रहा है, आँखें बड़ी-बड़ी करके इधर-उधर देख रही है, डर रही है, आँखों में बहुत डर है और दुःख है, बट वो बैठ नहीं पा रही। और छुप-छुप के बाप को देख रही है तो फैमिली को भी मिस करती है। शी मिसेस द लाइफ दैट शी हैड, जहाँ वो बाप की, माँ की, भाइयों की लाडली थी। लेकिन वो जो एक दुःख और जो एक सदमा है ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, इट्स नॉट लीविंग हर। उसी की वेरिएशन हमें फराज में भी नज़र आती है। फराज जो है वो फिर भी ही इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू बेटर। और फराज के पास एक प्लस है कि हालांकि उसके बाप उससे बात नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उसे खाने को पूछ रहे हैं। हालांकि उसकी फैमिली भी उससे नाराज़ है लेकिन उसकी माँ और बहनें उसे अपने घर रख लेंगी अगर कोई मजबूरी हो। लेकिन फराज पे भी जब वो वीडियो फिर से वायरल होती है तो वो कहता है कि मैं वीडियो देखता हूँ तो डर जाता हूँ। डरूँ क्यों? हमने निकाह किया है, हम मियाँ बीवी हैं, हमारा एक पाक साफ रिश्ता है। लेकिन वो भी बार-बार डर जाता है, हमें डरना नहीं चाहिए, कन्फ्यूज़ सा हो जाता हूँ मैं। तो बार-बार वो भी एक चीज़ रिपीट करता है बौखला कर। दोनों जो हैं वो ट्रॉमा में हैं, पाकीज़ा कुछ ज़्यादा क्योंकि फराज को फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है क्योंकि जितना पाकीज़ा पे इल्ज़ाम लगा और जितना पाकीज़ा के साथ बुरा हुआ, उसके घर वालों ने रात के अंधेरे में उसे बग़ैर कोई पैसों के, बग़ैर किसी चीज़ के बस निकाल दिया निकाह करके, उतना शायद फराज ने एटलीस्ट उस हादसे के बाद वो ट्रॉमा नहीं बेयर किया होगा जिस हद तक पाकीज़ा ने बेयर किया। तो यू सी दैट, एंड पाकीज़ा तो अपना मुँह छुपा के फिर रही है, मुँह तक नहीं किसी को दिखा सकती। फराज तो आराम से फिर रहा है। तो आपको इन दोनों का दुःख और ट्रॉमा नज़र आता है। साथ-साथ यू सी द कंपैरिज़न्स, कैसे हसरत भरी निगाहों से और आवाज़ में पाकीज़ा कहती है कि माँ-बाप का दिल क्या नरम होता है और साथ बैठ के खाना खिलाया, गाली नहीं दी और तुम तो अपने माँ-बाप के पास चले जाओगे और मैं इसीलिए दारुल उलूम गई थी ताकि तुम चले जाओ, अपने माँ-बाप के पास चले जाओ, मुझे तो कोई नहीं रखेगा। सो शी फील्स कंप्लीटली अलोन। और कहती भी है ना, कभी-कभी हँसते हुए भी बोलती है। जैसे जब वो गैस का सिलेंडर सेटअप कर रही होती है तो अम्मी ये कहती, भाई ये कहता, एक खोखली सी हँसी होती है, हँस रही होती है, बात कर रही होती है, लेकिन हर बात में दुःख होता है, आँखें बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, आवाज़ इतनी दुःख में होती है। सो यू फील ऑल दैट। और देखें ये कमाल है सहर खान का, ये डिफ़िकल्ट रोल है, बहुत लेयर्स हैं। बीगुल ने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, काशिफ़ निसार ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, लेकिन सहर खान ने निभाया है। तो ये बात कि पाकीज़ा हँस रही है लेकिन आपको पता है कि वो खुशी में नहीं हँस रही, उसकी हँसी खोखली है, उसकी आँखें खाली हैं। ये सहर खान की परफॉर्मेंस थ्रू एंड थ्रू ब्रिलियंट वर्क। एंड दूसरी तरफ नमीर खान भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सॉफ्ट हार्टेड, स्वीट, दुखी,
है फराज, ट्राई कर रहा है, बार बार कहता है फराज पाकीज़ा से कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, उसने हार नहीं मानी। पाकीज़ा तो लगता है उसने हार ही मानी, लेकिन पढ़ी लिखी है, लॉयर है, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी तक वो उस ट्रॉमा से नहीं निकली। और ये देखेंगे जब वो असलम साहब समन को बताते हैं पाकीज़ा के केस का, तो वो कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान का लड़का है, दूध दही की दुकान है, बाप शरीफ है। तो हालांकि यासीन ने जो किया उसके बाद उससे, उसके ख़ानदान से किसी बात से शरीफ का वर्ड नहीं अटैच हो सकता, लेकिन वो यही कहते हैं कि वो शरीफ लड़का है और पाकिस्तान ने थप्पड़ मारा था उसे। तो थप्पड़ के जवाब में उसने इतना ज़्यादा बदला लिया कि उस लड़की की वीडियो वायरल कर दी और फिर से भी वायरल कर रहा है। लेकिन पाकीज़ा की फैमिली इतना शर्म में घिरी हुई है कि उनकी बेटी वहाँ थी ही क्यों, वो थी ही वहाँ क्यों, तो कि वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन नहीं दे रहे। हालांकि बाप जो है वो कोर्ट में ही काम करता है, उसे लॉ पता है, हालांकि पाकीज़ा खुद लॉयर है, उसे भी लॉ पता है, लेकिन फिर भी शर्म इतनी है कि वो वहाँ थी क्यों। ये एक सवाल है। ये होता है कि जब कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी हादसा होता है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम कि ये जो हुआ, उस क्राइम को देखने की जगह आप कहते हैं कि वो तो लड़की थी ही ऐसी, वो लड़की वहाँ गई क्यों। पहले आप यही सवाल पूछते हैं, आप जो क्राइम हुआ उसे नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि लड़की वहाँ क्यों गई। तो यही बात एक और पाकीज़ा में बहुत इंटेलिजेंटली दिखाई गई है कि पाकीज़ा वहाँ गई ही क्यों। यही कह कह के रोते असलम साहब, यही सोचती है। समन ज़ुबैर से कहते तो ज़ुबैर भी कहता है कि हाँ शायद हम भी कभी अकेले होटल रूम में होते तो लोग यही कहते, यही तरीका है, यही बात होती है, लेकिन ये सही नहीं है, ये लॉ नहीं है। और इवेंचुअली थैंक गॉड फॉर समन एंड आमना इलियास इज़ परफॉर्मिंग सो वेल। आई लव समन्स कैरेक्टर, द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लॉयर जो सही चीज़ के सही बात करती है, आउट एंड आउट, यू नो, लाइक कोई बात लपेट के नहीं करती, बहुत डायरेक्ट बात करती है। तो आई थिंक शी विल सेव पाकीज़ा। और कहानी जो है वो वहाँ पे लीगल सिस्टम की कॉन्वर्सेशन की तरफ जाएगी। जो मम्मी वाला सीन था, ज़ुबैर प्लेड बाय गौहर रशीद मीट्स समन्स मदर, वो अच्छा था, इट वाज फन। हिना बयात ने कम्प्लीटली न्यू रोल, पंजाबी कैसे बोल रही हैं, दही बल्ले कैसे खिला रही हैं, हुक्का खाते हुए उसे बिल्कुल चील की निगाह से ऑब्जर्व कर रही हूँ, कह रही हैं सोच के बताऊँगी। सो दैट वाज फनी, दैट वाज अ फन वॉच। बट ओवरऑल ये पिछले 2 एपिसोड जो थे, एपिसोड 3 और 4, इसमें पाकीज़ा का प्रेजेंट था, फराज का प्रेजेंट था और उनका पास्ट भी था। जब फराज उसे फ़ोन देता है तो फ़ोन के पास बैठी खामोशी से बस फ़ोन को देखती रहती है और याद करती है किस तरह उसने बाप से फ़ोन की ज़िद की थी, किस तरह जब वो ग्रेजुएट हुई थी तो वो इतराई थी, और किस तरह जब यासीन को थप्पड़ उसने मारा तो उसकी माँ ने कहा औरत ज़ात को धीमा होके, नीचा होके चलना होता है गली में। जवान लड़का है यासीन, मशीन थोड़ी है। लड़के हो जाते हैं ऐसे गलतियाँ जवानी में, लड़कियों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जवानी में। पटाखा बन के तुम क्यों फिरती हो, टिपिकल मेंटालिटी यही कि लड़की वो थी ही ऐसी, लड़की तैयार ही वो ऐसे होती थी, लड़की वहाँ मौजूद क्यों थी एम्प्टी होटल रूम में। इसकी जगह के बात करें कि लड़की के साथ एक क्राइम हुआ है या लड़के के साथ ये क्राइम हुआ है, लोग पीछे की बात करने लगते हैं, वो वहाँ थे क्यों। फ़ौरन किरदार के आप कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ चले जाते हैं। So many important messages and so relevant. एक और पाकीज़ा is something, is a drama that we all should watch. And उसकी जो एक नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, उससे ये भी होता है कि आप दुख में नहीं घिरे रहते, आप पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट में जाते हैं, यंग पाकीज़ा, हैप्पी पाकीज़ा देखते हैं, आप सैड देखते हैं, आप समन और ज़ुबैर के एक डिफरेंस आता है स्टोरी में। कहानी इतनी हैवी है कि काशिफ निसार और बीगुल ने ये पहचाना कि कहानी को बैक एंड फोर्थ, पास्ट और प्रेजेंट में लेके जाना होगा ताकि हमारा दिल डूब ना जाए। हम जहाँ दिल डूबने लगे वहाँ पे कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ सब कुछ थे। So it's very interesting. What a drama. 5 out of 5. That's it for this time. And let me know if you agree with the reviews. Please comment, please like, please subscribe. Till next time.